हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आर टेट भर्ती परीक्षा 2011 में आए हुए थे। आर-टेट 2011 में आए हुए थे। इनके बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए रीट और सी-टेट में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से इन क्वेश्चनों को बार बार कहीं ना कहीं रिपीट किया जाता रहा है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसलिए आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम मॉडल पेपर हैं और पेपर हुए हैं उन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए 22 अध्यापकों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। यानी रुचि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, ए, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। यानी रुचियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं और अर्जित होती हैं, ये दोनों। यानी कुछ रुचि जन्म से ही व्यक्ति में उत्पन्न होती है, कुछ रुचियों को व्यक्ति ग्रहण करता है, अर्जित करता है। दूसरा बी में है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। यानी रुचियों में परिवर्तन आते रहते हैं, ये भी सही है, क्योंकि व्यक्ति की रुचियां जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी रुचियां भी बदलती जाती हैं। सी में है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। यानी जो रुचियां दी गई हैं वो योग्यता और व्यक्ति की जो क्षमताएं होती हैं उनसे संबंधित नहीं है। यानी व्यक्ति की जो रुचियां होती हैं वो व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, ये सही है। डी है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है, क्योंकि रुचियां आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं आया है, जबकि प्रतिबिंब होती है। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। देखिए अगला क्वेश्चन, अभिवृत्ति है, यानी अभिवृत्ति क्या है ये बताना है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, ये सही है। बी में है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी में है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। तो अभिवृत्ति के बारे में पूछा है, तो ये अभिवृत्ति क्या है? व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है। देखिए मेरा, और डी में कोई नहीं। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अभिवृत्ति के बारे में जो बात कही गई है, अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद और नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति की क्या है? भावात्मक अभिवृत्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए। क्या हो जाएगा? ए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्व मानवीय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। यानी व्यक्तित्व और बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव कितना पड़ता है ये बताना है कि वंशानुक्रम से व्यक्तित्व और व्यक्ति की बुद्धि कितनी प्रभावित होती है। तो देखिए, वंशानुक्रम का व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तित्व पर
नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नाम मात्र की भूमिका होती है। तो वंशानुक्रम की व्यक्तित्व और बुद्धि पर नाम मात्र की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। यानी व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो उनको व्यक्ति कहाँ पर इकट्ठा करता चला जाता है, ये बताना है। उनका भंडार गृह कहाँ होता है, दमित इच्छाओं की जो पूर्ति नहीं हो पाती तो वो कहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। तो देखिए, सिगमंड फ्रायड था, फ्रायड ने व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसकी 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3, इदम, अहम, परम अहम। तो ये तीनों अवस्थाएं बताई थी। अब ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति की जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह, यानी वो इकट्ठी होती रहती हैं, दमित इच्छाएं एकत्रित होती रहती हैं व्यक्ति की। तो वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था अपना, उसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो विशेषता बताई वो 3 बताई थी, एड ईगो, सुपर ईगो, जिनको क्या कहते हैं, इदम अहम परम अहम, एड ईगो और सुपर ईगो। ये 3 स्थिति हैं, एड ईगो और सुपर ईगो। तो देखिए, व्यक्ति की जो एकदम ऐसी क्षमता होती है व्यक्ति की, जो पहली अवस्था है व्यक्तित्व की, इसमें क्या है, व्यक्ति की दमित इच्छाएं एकत्रित होती रहती हैं। तो इसका आंसर क्या है, एड, एड कह दो या एदम। एदम में व्यक्ति की जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती उनका संग्रह होता रहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भावी अध्यापकों, देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। यानी व्यक्ति का जो रक्षा तंत्र है, रक्षा शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, वो किस चीज़ में सहायता करती है, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो देखिए, व्यक्ति का जो रक्षा तंत्र होता है, रक्षा शक्ति व्यक्ति में पाई जाती है, वो किससे निपटने में सहायता करती है व्यक्ति को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए, व्यक्ति का जो रक्षा तंत्र है वो दबाव से निपटने में व्यक्ति की क्या करता है, मदद करता है या सहायता करता है। व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उससे समझाने और उससे निपटने का प्रयास भी करता है, उस समस्या को सुलझा भी लेता है। तो किसके कारण सुलझा पाता है, अपने रक्षा तंत्र के कारण। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। यानी व्यक्ति का जो रक्षा तंत्र होता है उसमें कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त या संतोषजनक होगी, जो शारीरिक निरोग्यता यानी शारीरिक कमी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए। ए तादात्म्यकरण, बी विवेकीकरण, सी अतिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए कौन सी रक्षा युक्ति या तंत्र सबसे संतोषजनक होगा, ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतिकल्पना जो रक्षा युक्ति है वो शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए संतोषजनक होती है, क्योंकि अगर वो किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करता तो वह अत्यधिक कल्पना करता है कि वो काश ऐसा होता तो वो ये कार्य कर सकता था। तो इसके लिए कौन सी युक्ति काम आती है रक्षा तंत्र में, अतिकल्पना की युक्ति। देखिए अगला क्वेश्चन है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए थे। यानी बालक बोध परीक्षण है, व्यक्तित्व मापन की एक परीक्षा थी, इकाई थी, ये व्यक्तित्व मापन की के लिए बनाया गया परीक्षण था, जिसे CAT क्या कहते हैं, CAT चाइल्ड असेसमेंट टेस्ट, चाइल्ड असाइनमेंट टेस्ट CAT कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, CAT। इसमें क्या था, ये 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए व्यक्तित्व की मापन के लिए बनाया गया था।
परीक्षण में जो कार्य प्रस्तावित किए गए वो किस पर थे, ये बताना है पहले आपको। देखिए, ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, यानी सजीव वस्तुओं के स्थान पर इसमें कौन सी वस्तुएं रखी गई कार्यों पर, निर्जीव। बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बालकों के लिए परीक्षण तैयार हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या है, जो चित्र बनाए दिए गए थे कार्डों पर वो क्या थे, लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र, लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र प्रतिस्थापित किए गए थे। किनके चित्र किए गए थे, जानवरों के। और जानवरों की विभिन्न विभिन्न आकृतियां उन कार्डों पर स्थापित की गई थी। बालक प्रसंग बोध परीक्षण है CAT, इसका जो विकास किया था वो क्या था, लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में व्यक्तित्व परीक्षण का विकास किया था। किसने किया था, लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। यानी अगर सृजनशीलता, किसी सृजनशील बालक का पोषण करना है तो अध्यापकों को कौन सी विधि की सहायता लेनी आवश्यक है। ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार बेस विधि, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। यह सृजनशीलता का विकास करने के लिए बालकों में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो देखिए यहाँ पर सृजनशीलता का विकास करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है मेरे प्यारे साथियों। ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार बेस विधि। यहाँ पर बालकों में सृजनशीलता का विकास करने या पोषण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये बता रहा है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये जो आवश्यकता होती है व्यक्ति के लिए वो शारीरिक अवस्था की अवस्था नहीं हो सकती है। अंतर्नोद भी, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। अंतर्नोद यानी व्यक्ति की जो आंतरिक मूल प्रवृत्ति होती है अंतर्नोद, वो आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है। सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं बल्कि समानांतर है। डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं होती है। यानी जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं उससे वंचित हो जाता है व्यक्ति, तो वो शारीरिक अवस्था नहीं है। ये कथन यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। जबकि आवश्यकता वंचना शारीरिक अवस्था होती है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होती है तो उसके लिए वंचित नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये कथन सही नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है, ये सही है। आवश्यकता अंतर्नोद समान नहीं, एक दूसरे के समान नहीं बल्कि समानांतर होते हैं। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल होती हैं, यानी व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वो आंतरिक क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। यानी RTE 2009 के तहत एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह में कितने निर्धारित किए गए। ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए जो घंटों की समय सीमा निर्धारित की गई थी मेरे प्यारे साथियों, 45 घंटे अध्यापकों की तैयारी के घंटे सहित। नहीं, इसमें तैयारी के घंटों को भी शामिल किया गया है। तो उस तैयारी के घंटों सहित जो घंटे तय किए गए वो कितने किए गए, 45 घंटे। देखिए 22
अध्यापकों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना है, यानी कौन सा कर्तव्य उसको पूरा करना पड़ेगा। ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। तो देखिए ये सही है, क्योंकि समय पर विद्यालय में जाना आवश्यक है। बी, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना, यानी पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करवाना। सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यानी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है जितना भी समय है उस पर उसको पूरा करना आवश्यक है। तो देखिए ये सारे दायित्व किसके बनते हैं, एक अध्यापक के बन जाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी एक अध्यापक के दायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, यानी कुछ क्रियाएं की गई हैं राष्ट्रीय RT जो अधिनियम 2005 है उसके तहत शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनुशंसा की गई। उनमें कौन सी इसमें शामिल है, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की शांति शिक्षा को बढ़ाने के लिए, किसके लिए बढ़ाने के लिए, शांति शिक्षा को बढ़ाने के लिए किसकी बात की गई है, अनुशंसा की गई, ये बताना है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है हमारा, ए, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। इसमें क्या है, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसके बारे में अधिक बल दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में। देखिए ज्ञान स्थायी है, बात दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। दूसरा, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होने पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए एनसी जो 2005 है उसके तहत जो बात की गई है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए, ज्ञान स्थायी होता है और दिया जाता है, यानी ज्ञान क्या है, स्थायी होता है और जो किसके द्वारा दिया जाता है, अध्यापकों या किसी बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। से ज्ञान का विकास होता है, क्या होता है, ज्ञान का विकास, बालक को धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो यहाँ पर इस पर अधिक बल दिया गया था, जबकि शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर नहीं, यानी विषय केंद्र से शैक्षिक केंद्र होने पर ये बात होनी चाहिए, अध्यापक केंद्र से विद्यार्थी केंद्रित होने पर तो ये होने चाहिए थे। यहाँ पर ये दोनों क्या है, गलत हैं। तो यहाँ पर किस पे बात की गई थी, ए, ज्ञान स्थायी होता है, दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, जो क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, खोज करने के लिए कार्य दिए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, नवीन ज्ञान की खोज करना, सही है, नवीन ज्ञान की जानकारी देने के लिए बालकों को क्रियात्मक अनुसंधान दिया जाता है। बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, या शैक्षिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करके बालकों के व्यवहार विज्ञान का विकास करना, ये भी सही है। सी, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से बात की है किस पर, क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कथन तो सभी सही हैं, परंतु यहाँ पर बात किसकी की है प्यारे साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान बालकों को किस उद्देश्यों से दिया जाता है, ये बात की गई है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान दिया जाता है वो किससे दिया जाता है प्यारे साथियों, सी इसका आंसर हो जाने वाला है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए बालकों को क्रियात्मक अनुसंधान दिया जाता है।
ये अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में, ये परीक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधारक में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, यानी कौन सा सुधार उसके लिए सुझाया गया है। देखिए, एक खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, बी सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बालकों का, ये भी सही है। सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन होना चाहिए, यानी सामूहिक रूप से सभी को कार्य दिया जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इनमें से सभी, तो परीक्षा सुधारों में के लिए ये सभी सुधारों को सुझाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,